गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है एटॉमिक फिजिक्स और एटम्स। इस चैप्टर में हम डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स की बात करेंगे। तो देखिए, एटॉमिक मॉडल स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि एटॉमिक मॉडल आखिर होता क्या है। तो एटॉमिक मॉडल जो है वो हमें एटम की स्ट्रक्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि किसी एटम की स्ट्रक्चर क्या है, एटम किससे मिलकर बना है, और वो जिनसे मिलकर बना है उनका डिस्ट्रीब्यूशन एटम के इनसाइड किस प्रकार से है, किस तरीके से है। तो यही बताता है हमें कोई एटॉमिक मॉडल। तो देखिए, इस चैप्टर में हम 3 एटॉमिक मॉडल्स की बात करेंगे। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एंड बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल, आज जो हम एटम की स्ट्रक्चर मान के चलते हैं वो बोर्स एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग ही मान के चलते हैं। तो आज हम जो स्ट्रक्चर मान के चलते हैं एटम की, उसकी पहले हम बात कर लेते हैं, ताकि थॉमसन ने जो एटम की स्ट्रक्चर बताई, रदरफोर्ड ने जो एटम की स्ट्रक्चर बताई, उससे हम आज जो एटम की स्ट्रक्चर मान के चलते हैं उसको कंपेयर कर सकें, ताकि हमें ये भी पता चल सके कि थॉमसन ने जो एटम की स्ट्रक्चर बताई थी उसमें क्या कमी थी, क्या ड्रॉबैक था, उसका फेलियर क्या था। क्लियर है बात। तो हमें रियल स्ट्रक्चर जो आज हम मान के चलते हैं वो पहले से पता होनी चाहिए, वो माइंड में होना चाहिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। तो देखिए, इतना हम जानते हैं कि इस यूनिवर्स का हर मटेरियल, हर मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, जिनको हम एटम बोलते हैं, जिनको हम एटम बोलते हैं। फिर हर एटम 3 पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ हम बता के चलते हैं। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स न्यूट्रॉन्स। क्लियर बात। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इन 3 टाइप के पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ बताते हैं हम आज किसको, एटम को। अब इसमें न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो है वो एटम के इनसाइड, एटम को हम स्पेरिकल शेप में मान के चलते हैं, तो एटम के इनसाइड उसके सेंटर पर छोटे से वॉल्यूम में, छोटे से रीजन में न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। उस छोटे से वॉल्यूम को, उस छोटे से रीजन को जिसमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन पाए जाते हैं, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। फिर न्यूक्लियस के अंदर हमने 2 टाइप के पार्टिकल्स बताए, न्यूट्रॉन बताए, प्रोटॉन बताए। अब अभी हमने कहा था कि प्रोटॉन जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है। तो न्यूक्लियस पर चार्ज क्या होगा, न्यूक्लियस पर चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज है नहीं, प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। इसलिए प्रोटॉन पर जिस टाइप का चार्ज है वही चार्ज होगा पूरे न्यूक्लियस का, पूरे न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स हैं, उन सारे प्रोटॉन्स का जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज हम बता के चलते हैं किसका, न्यूक्लियस का। क्लियर है बात। फिर न्यूक्लियस के मास में डिस्ट्रीब्यूशन 2 टाइप के पार्टिकल्स का हुआ। अभी हमने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है। तो न्यूक्लियस का जो मास है, न्यूक्लियस का जो मास है वो हम न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के मास से कैलकुलेट करके निकालते हैं, जिसकी हम न्यूक्लियस चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर से आगे का चैप्टर न्यूक्लियस ही है, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे। क्लियर बात। फिर वो जो न्यूक्लियस बता के चल रहे हैं, कहाँ बता के चल रहे हैं, एटम के सेंटर पर, स्पेरिकल शेप में हमने एटम को लिया। एटम के सेंटर पर छोटे से वॉल्यूम में न्यूक्लियस में हमने न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बताया। फिर थर्ड टाइप के जो पार्टिकल्स हमने बताए, इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स में, सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्यूशन करते रहते हैं। अब सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्यूशन के लिए उनको सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा, क्योंकि इतना हम जानते हैं कि सर्कुलर पाथ पर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव नहीं कर सकता है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्यूशन नहीं कर सकता है। तो अभी हमने कहा कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्यूशन करते रहते हैं अपनी ऑर्बिट्स में। तो ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन के लिए इलेक्ट्रॉन पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है। देखिए, अभी हमने कहा था कि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स के पॉजिटिव चार्ज के कारण, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है ही। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल
न्यूक्लियस जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो सेंटर पर, एटम के सेंटर पर जो न्यूक्लियस है जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन पर, वो जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कूलम्ब्स अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन अप्लाई करता है। और वो जो कूलम्ब्स अट्रैक्टिव फोर्स है वही इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। क्लियर है बात। तो कूलम्ब्स अट्रैक्टिव फोर्स के कारण ही इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड इस अपनी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्यूशन करता रहता है। क्लियर है बात। तो इस तरीके से मान के चलते हैं एटम के इनसाइड डिफरेंट पार्टिकल्स को और उनके डिस्ट्रीब्यूशन को। क्लियर बात। ये तो आज की एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने बताई जो कि हम मान के चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल जो दिया था, थॉमसन ने एटम की जो स्ट्रक्चर बताई थी वो किस तरीके से बताई थी। तो देखिए थॉमसन ने एटम की स्ट्रक्चर जो बताई है उसमें कहा है कि एटम जो है वो स्पेरिकल शेप में है। एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड मैटर का बना हुआ एक स्पेयर है। अभी हमने बताया था कि आज जो हम एटम मान के चलते हैं उसमें एटम के पूरे वॉल्यूम में ये स्पेरिकल शेप में एटम है। थॉमसन बोल रहा है कि इस पूरे एटम में ही पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली एंड कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पूरे वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज है। किसके अकॉर्डिंग, थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग। लेकिन आज हम बता के चलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरे वॉल्यूम में नहीं है। पॉजिटिव चार्ज इस एटम के सेंटर पर छोटे से रीजन, छोटे से वॉल्यूम न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस में होता है, पूरे वॉल्यूम में नहीं होता एटम के में। क्लियर है बात, डिफरेंस क्लियर हो गया। तो थॉमसन बोलता है, थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग पहली बात तो ये कि एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल से, पॉजिटिवली चार्ज मैटर से बना हुआ एक स्पेयर होता है। और उस स्पेयर में बीच बीच में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। किस तरीके से, जैसे वाटरमेलन में उसके सीड्स डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, उसके बीज डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, उसी तरीके से पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल से बने स्पेरिकल एटम में जगह जगह नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। देखिए सीड्स को हमने कंपेयर किया है किससे, इलेक्ट्रॉन से, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से। और वाटरमेलन के प्लेस पे यहाँ क्या है, वाटरमेलन के प्लेस पे है पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल का बना हुआ ये एटम। क्लियर है बात। तो एटम की स्ट्रक्चर किस तरीके से बताई है थॉमसन ने, वाटरमेलन की तरह से बताइए। वाटरमेलन जो है वो तो है एटम। वाटरमेलन के अंदर जो गिरी वाला पार्ट है जिसको हम खाते हैं वो है पॉजिटिवली चार्ज्ड मैटर। उस गिरी के अंदर, वो खाने वाली जो गिरी है उसके अंदर जगह जगह जो उसके बीज लगे होते हैं, सीड्स होते हैं, वो है नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। तो इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर बताइए थॉमसन ने। थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है। क्लियर है बात। अब इस मॉडल को, थॉमसन से एटॉमिक मॉडल को देखिए, यहाँ प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा है। तो प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहा है, पहले देखिए प्लम पुडिंग क्या होता है, ये देख लीजिए। पुडिंग जो है वो खाने की एक डिश होती है। उस डिश में बीच में जगह जगह प्लम छिड़क दिए जाते हैं, प्लम बिखेर दिए जाते हैं। क्लियर है बात। तो पुडिंग में जैसे जगह जगह प्लम लगे होते हैं, प्लम बिखेर दिए जाते हैं, वैसे ही पॉजिटिवली चार्ज मैटर के बने हुए स्पेरिकल एटम में जगह जगह नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। क्लियर बात। तो इसीलिए थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। क्योंकि जैसे पुडिंग में जगह जगह प्लम लगे होते हैं, ऐसे ही पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल से बने स्पेरिकल एटम में जगह जगह नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। क्लियर बात। तो ये बात हुई थॉमसन के अकॉर्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर की। अब देखिए थॉमसन के अकॉर्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर की अभी पूरी बात नहीं हुई है। इतनी बात तो हमने बता दी कि पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल का बना हुआ ये स्पेयर होता है। इस स्पेयर के इनसाइड
जगह जगह नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। अब ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का जितना टोटल नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही टोटल पॉजिटिव चार्ज है इस एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज का। जितना नेगेटिव चार्ज है टोटल इलेक्ट्रॉन्स का उतना ही पॉजिटिव चार्ज है ये जो पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल है इसके इनसाइड उसका। क्लियर बात। तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए एटम जो होता है किसी भी एलिमेंट का जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब देखिए ये तो हमने बात बता दी कि इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। ये हम किसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं? थॉमसन के अकॉर्डिंग। अब जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिकली एटम जो है वो न्यूट्रल होगा, नेट चार्ज जो होगा इसका वो 0 होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि थॉमसन के माइंड में ये बात कहाँ से आई कि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव होना चाहिए। ये बातें कहाँ से आई उसके माइंड में? तो देखिए 1897 में रदरफोर्ड ने कई एक्सपेरिमेंट किए थे किस पर? गैसेज के थ्रू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पर। ये एक्सपेरिमेंट्स अपने सिलेबस में नहीं है इसलिए इनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए मैं एक थोड़ा सा रफ आइडिया दे देता हूँ एक्सपेरिमेंट का। गैसेज के थ्रू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पे कई एक्सपेरिमेंट किए थे रदरफोर्ड ने, सॉरी जे थॉमसन ने। देखिए ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है जो कि ग्लास ट्यूब है। इस ग्लास ट्यूब के दोनों एंड्स पर 2 मेटेलिक प्लेट्स है। इस मेटेलिक प्लेट को हाई वोल्टेज सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है। तो नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट है उसको कैथोड नाम दिया है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है उसको एनोड नाम दिया है, एनोड नाम दिया है। और यहाँ पर इस ट्यूब के साथ में ये वैक्यूम पंप है। इस वैक्यूम पंप की हेल्प से इस डिस्चार्ज ट्यूब के इनसाइड जो गैस है उस गैस के प्रेशर को इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अब देखिए बहुत लो प्रेशर पर इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर गैस जो है उसका प्रेशर काफ़ी कम रखा थॉमसन ने और वोल्टेज को काफ़ी हाई रखा, वोल्टेज को काफ़ी हाई रखा। तो वोल्टेज के एक स्पेसिफिक वैल्यू पर, प्रेशर के एक स्पेसिफिक वैल्यू पर, लेकिन प्रेशर काफ़ी लो था, वोल्टेज काफ़ी हाई था। तो वोल्टेज के एक स्पेसिफिक हाई वैल्यू पर, प्रेशर के एक स्पेसिफिक लो वैल्यू पर थॉमसन ने ये देखा कि ये जो कैथोड है इस कैथोड से कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इमिट होते हैं और इमिट होकर वो एनोड की तरफ मूव करते हैं इस गैस के थ्रू होते हुए। यहाँ गैस भरी हुई है, गैस के थ्रू ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो कि इस मेटेलिक प्लेट से, इस कैथोड से इमिट हुए हैं, वो एनोड की तरफ मूव करते हैं। अब एनोड की तरफ मूव करते हुए दिखेंगे नहीं, ये आंखों से नहीं दिखते हैं ये पार्टिकल्स, तो फिर पता कैसे चलेगा कि ये कैथोड से इमिट हुए हैं, एनोड की ओर आ रहे हैं? तो इसको देखने के लिए पार्टिकल्स तो दिखेंगे नहीं लेकिन पार्टिकल्स का इफेक्ट दिख जाएगा। कैसे दिखेगा? देखिए इस एनोड के पीछे यहाँ पर इस ग्लास ट्यूब पर फ्लोरेसेंट मटेरियल ZnS जिंक सल्फाइड का पेंट कर रखा है, पॉलिश कर रखी है। फ्लोरेसेंट मटेरियल ऐसे मटेरियल को बोलते हैं जिन पर जब बहुत ज़्यादा स्पीड से आकर कुछ पार्टिकल्स स्ट्राइक करते हैं तो वो टाइनी ग्लो प्रोड्यूस करते हैं, टाइनी ग्लो प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ चमक उत्पन्न हो जाती है। तो देखिए यहाँ से कैथोड से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स निकल कर आए और यहाँ पर आकर स्ट्राइक करते हैं और स्ट्राइक करके यहाँ टाइनी ग्लो प्रोड्यूस करते हैं। तो वो ग्लो दिखेगी, ये पार्टिकल्स आते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर ग्लो दिखना इस बात का प्रूफ है कि कैथोड से कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स निकले हैं। अब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्यों कहा है हमने? क्योंकि ये खुद नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, ये वाली प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो इस ओर आकर यहाँ आकर स्ट्राइक होकर यहाँ पर टाइनी ग्लो प्रोड्यूस करते हैं ये पार्टिकल्स। तो देखिए ये पार्टिकल्स इस ओर तभी आ सकते हैं जब ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हो, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ही पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, पॉजिटिव एनोड की ओर अट्रैक्ट होकर आ सकता है। क्लियर है बात? तो ये बात क्लियर होगी कि कैथोड से कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इमिट होते हैं, निकलते हैं और वो पॉजिटिवली चार्ज एनोड की ओर मूव करते हैं। और यहाँ पर एनोड के पीछे यहाँ पर इस ट्यूब पर हमने जो फ्लोरेसेंट मटेरियल
की पॉलिश कर रखी है, जिंक सल्फाइड की पॉलिश कर रखी है, उस पर आकर स्ट्राइक करते हैं और स्ट्राइक करके यहाँ टाइनी ग्लो प्रोड्यूस करते हैं। तो उस ग्लो के बेस पे हम ये बोल रहे हैं कि कैथोड से कुछ पार्टिकल्स इमिट हुए हैं और वो आकर यहाँ स्ट्राइक करते हैं और टाइनी ग्लो प्रोड्यूस करते हैं। अब उनको नेगेटिव चार्ज हमने किस बेस पे बोला, इन पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज इस बेस पे बोला कि वो एनोड की ओर आ रहे हैं। अब एनोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट है उसकी ओर कौन आएगा, जो खुद नेगेटिव हो। इसी बेस पे हमने बोला कि कैथोड से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का मिशन होता है और वो पार्टिकल्स इमिट होकर पॉजिटिवली चार्ज कैथोड की ओर अट्रैक्ट होते हैं और यहाँ पर आकर इस पर स्ट्राइक करके यहाँ टाइनी ग्लो प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर बात। अब देखिए ये जो कैथोड है, इस कैथोड का एलिमेंट चेंज कर करके इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया थॉमसन ने। यहाँ पहले किसी एक मेटल का कैथोड लिया, एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ टाइनी ग्लो जो प्रोड्यूस हो रही है उसको देखा थॉमसन ने। फिर यहाँ ये जो मेटेलिक प्लेट है उसका मटेरियल चेंज कर दिया, इट मीन्स वो दूसरे मेटल के लिए। फिर यहाँ टाइनी ग्लो प्रोड्यूस हुई, फिर तीसरे मेटल के लिए टाइनी ग्लो प्रोड्यूस हुई। क्लियर बात। लेकिन ये कब होगा, हाई वोल्टेज पर लो प्रेशर पर, हाई वोल्टेज पर लो प्रेशर पर। अब हाई वोल्टेज लो प्रेशर पर क्यों होता है उसकी हम यहाँ बात नहीं करेंगे, मैं केवल इतना बताने जा रहा हूँ आपको यहाँ पर कि रदरफोर्ड ने गैस लो के थ्रू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पे कई एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उन एक्सपेरिमेंट्स से उसको ये बात पता चली थी कि हर एलिमेंट में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि यहाँ कैथोड के प्लेस पे कैथोड के रूप में, कैथोड की फॉर्म में उसने डिफरेंट एलिमेंट्स की प्लेट लेके देखी और सभी से इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का मिशन हुआ और सभी के केस में यहाँ पर टाइनी ग्लो प्रोड्यूस हुई। तो इससे ये क्लियर हो गया कि यहाँ आप किसी भी एलिमेंट का लीजिए कैथोड, सबसे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का मिशन होता है और वो यहाँ आकर स्ट्राइक करते हैं जेडएनएस पर, फ्लोरोसेंट मटेरियल पर, और यहाँ पर टाइनी ग्लो प्रोड्यूस करते हैं। एलिमेंट आप यहाँ कोई सा भी लीजिए। क्लियर बात। तो इसी से रदरफोर्ड को ये बात पता चली थी कि हर एलिमेंट में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। उन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम आज इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एटम में बताए हैं थॉमसन ने, वो इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे बताए हैं। क्लियर बात। अब देखिए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का तो पता चल गया उसको कि हर एलिमेंट के एटम में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब ये पहले से पता था कि हर एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो हर एलिमेंट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उसका हर एटम जो है जिनसे मिलकर वो एलिमेंट बना है वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तभी हो सकता है जब उसमें जितना नेगेटिव चार्ज है, जितना नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का नेगेटिव चार्ज है टोटल, उतना ही पॉजिटिव चार्ज हो उसके इनसाइड। क्लियर बात। तो इसी बेस पर थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल में ये बात बोली थी कि जितना इसमें नेगेटिव चार्ज है उतना इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव है, तभी वो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, तभी वो पूरा एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। क्लियर है बात। तो ये एटॉमिक मॉडल की बात हुई, थॉमसन से एटॉमिक मॉडल की बात हुई। ये स्ट्रक्चर जो हमने एटम की बताई है वो थॉमसन के अकॉर्डिंग बताई है। अब देखिए आगे यहाँ हमने कुछ प्रोसेसेस के नाम बताए हैं जिनको हम थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बेस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के बेस पे ये कुछ प्रोसेसेस है जिनको इजीली एक्सप्लेन किया जा सका उस टाइम पर। देखिए कौन कौन सी है प्रोसेस। थर्मियोनिक एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनको हम शॉर्ट में EM वेव बोलेंगे। E फॉर इलेक्ट्रो, M फॉर मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और ये क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं हम थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बेस पे। अभी बताया हमने जितना उसमें नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, तो एज ए होल एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, स्टेबल है। क्लियर बात।
थर्मियोनिक एमिशन को किस तरीके से एक्सप्लेन करता है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। देखिए थर्मियोनिक एमिशन में होता है क्या है एक्चुअली, पहले वो देखिए। जब किसी मेटल को हम गर्म करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो उससे कुछ रेडिएशंस का एमिशन होता है, उससे इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इमिट कैसे होंगे, जब किसी मेटल को एनर्जी प्रोवाइड करवाई जाएगी तो उसमें जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स है वो इस एनर्जी को एब्जॉर्व करेंगे। एब्जॉर्व करने के कारण उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और वो जंप करके मेटल की सरफेस से बाहर आ जाएंगे। तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ही हम बोल रहे हैं यहाँ थर्मियोनिक एमिशन। लेकिन किसके कारण, थर्मल एनर्जी के कारण, थर्मल एनर्जी के कारण, हीट एनर्जी के कारण। तो जब किसी मेटल को हीट एनर्जी प्रोवाइड करवाई जाएगी तो उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो जाएगा। क्यों होगा अभी बताया, थॉमसन ने बताया था अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि हर एलिमेंट के एटम्स में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उनको जब एनर्जी मिलेगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जंप करके बाहर आ जाएंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से हम थर्मियोनिक एमिशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल के बेस पे। फिर देखिए एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं। कुछ एलिमेंट्स जो है उनको जब एनर्जी प्रोवाइड करवाई जाती है तो उनसे कुछ रेडिएशंस का एमिशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का एमिशन होता है। तो वो क्यों होता है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल के बेस पे। देखिए थॉमसन बोलता है कि ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एटम के इनसाइड, इनको जब एनर्जी मिलती है तो ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ओसिलेट वाइब्रेशन करने लगते हैं। तो इनके वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, उसी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन ये इमिट करने लगते हैं। तो क्या रीजन बताया इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एमिशन का एलिमेंट से। इसने कहा कि एटम के इनसाइड जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको जब एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, उनको जब एनर्जी मिल जाएगी कहीं से, तो उस एनर्जी को एब्जॉर्व करके ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट होने लगते हैं। तो ये जिस फ्रीक्वेंसी से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट होंगे, उसी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो प्रोड्यूस होगी इनके कारण। तो इस तरीके से इस मॉडल के बेस पर हम किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एमिशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर देखिए गैसेज के आयनाइजेशन को भी इसने एक्सप्लेन कर दिया इस मॉडल ने। कैसे, इसमें देखिए ये डिस्चार्ज ट्यूब वाला जो एक्सपेरिमेंट था, इसमें अभी हमने कहा था कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसके इनसाइड गैस है। अब ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है जो कि कैथोड से एनोड की ओर मूव कर रहे हैं, इनके पाथ में, इनके रास्ते में बीच बीच में गैस के मॉलिक्यूल भी आएंगे। तो ये बहुत हाई एनर्जी के होते हैं। ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है। तो ये अपने पाथ में आने वाले गैस के मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करते हैं और स्ट्राइक करके टकरा कर उनकी आउटर सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकाल लेते हैं। फिर वो इलेक्ट्रॉन भी मूव करने लगता है एनोड की ओर। तो इस तरीके से जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, गैस के जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया, उस एटम के पास अब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रह जाएगा। क्योंकि अभी हमने कहा था कि एटम के इनसाइड जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन अब उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इट मीन्स नेगेटिव चार्ज कुछ कम हो जाएगा उसके पास। तो नेगेटिव चार्ज कम हो गया था, अब उसके पास में हम टोटल चार्ज देखें तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने से उसके पास नेगेटिव चार्ज कम रहेगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। तो हम नेट चार्ज की बात करेंगे तो उसके पास नेट चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो पॉजिटिव आयन बन जाएगा। अब मान लीजिए ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, वो इससे निकल गया और किसी दूसरे एटम को वो मिल जाए, तो जिस एटम को वो इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा उसके पॉजिटिव चार्ज से। क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन उसको नहीं मिला था तब उस एटम के पास में जितना नेगेटिव चार्ज था उतना ही पॉजिटिव चार्ज था। तो एज ए होल वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। लेकिन जैसे ही कोई एटम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को लेगा
उसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज से, तो उसका जो टोटल चार्ज होगा इस केस में अब नेगेटिव होगा, तो वो नेगेटिव आयन बन जाएगा, नेगेटिव आयन बन जाएगा। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन किस तरीके से बनते हैं उसको भी एक्सप्लेन हम कर सकते हैं थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल के बेस पे, क्योंकि थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स की बात की है। तो उन इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बनने को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा, जो उनको ग्रहण करेगा, लेगा, एक्सेप्ट करेगा, वो नेगेटिव आयन बन जाएगा। क्लियर है बात। तो ये कुछ प्रोसेस थी, ये कुछ फिनोमिना थी जिनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल के बेस पे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो हमने एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है वो हम ये नहीं कह रहे हैं वो सही एक्सप्लेनेशन है, लेकिन उस टाइम पर ये एक्सप्लेनेशन दिया था इन प्रोसेसेज के लिए, इन फिनोमिना के लिए किसने? थॉमसन ने, अपने एटॉमिक मॉडल के बेस पे, अपने एटॉमिक मॉडल के बेस पे। हम ऐसा नहीं कह के चल रहे हैं कि ऐसा होता है, हम कह के चल रहे हैं कि थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। थॉमसन मॉडल इस तरीके से इन फिनोमिना को, इन प्रोसेसेज को एक्सप्लेन करता है। अब देखिए हम इसके कुछ ड्रॉबैक्स की बात कर रहे हैं, जिनको आप ड्रॉबैक बोल लीजिए, लिमिटेशन बोल लीजिए, फेलियर बोल लीजिए, किसका? थॉमसन मॉडल का, थॉमसन मॉडल का। तो देखिए अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एमिशन की बात की थी, और उसका यहाँ रीजन क्या बताया था थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बेस पे? रीजन बताया था कि एटम के इनसाइड जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है वो कहीं से अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले तो वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट होने लगता है, और उसकी वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होगी इमिट होगी उस एटम से, उस एलिमेंट से। क्लियर है बात। तो अगर हम थॉमसन एटॉमिक मॉडल को सही मान के चलें, थॉमसन एटॉमिक मॉडल को सही मान के चलें, और ये वाला जो एक्सप्लेनेशन उसने दिया था उसको सही मान के चलें, तो फिर हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम की बात करें, हाइड्रोजन एटम से इमिट होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें, तो उसके स्पेक्ट्रम में फिर एक ही लाइन होनी चाहिए, एक ही स्पेक्ट्रल लाइन होनी चाहिए। एक ही क्यों होनी चाहिए? एक ही इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन के पास अपना एक ही एटम है, एक एटम है, तो एक एटम के अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ऑसिलेशन से, वाइब्रेशन से केवल एक ही रेडिएशन इमिट होगी, एक ही स्पेक्ट्रल लाइन हमें देखने को मिलेगी हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में। जबकि रियल में क्या होता है? रियल में हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में कई लाइंस देखने को मिलती है, कई स्पेक्ट्रल लाइंस देखने को मिलती है, जिनकी हम इसी चैप्टर में आगे बात भी करेंगे। कई सीरीज की बात करेंगे, और हर सीरीज में कई स्पेक्ट्रल लाइंस है। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज, हर सीरीज की में अपनी स्पेक्ट्रल लाइंस है। तो कई स्पेक्ट्रल लाइंस, कई सीरीज की कई स्पेक्ट्रल लाइंस देखने को मिलती है हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में। जबकि अगर हम थॉमसन एटॉमिक मॉडल को सही मान के चलें तो फिर उसके बेस पे तो हाइड्रोजन एटम में केवल एक ही स्पेक्ट्रल लाइन मिलनी चाहिए, हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में केवल एक ही स्पेक्ट्रल लाइन होनी चाहिए, जबकि कई मिलती है रियल में। क्लियर बात। तो ये ड्रॉबैक है, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो है वो सही नहीं है, सही नहीं है, ये फेलियर है इसकी। फिर देखिए सेकंड जो फेलियर हमने बताया, सेकंड जो लिमिटेशन, सेकंड जो ड्रॉबैक बताया, वो ये बताया कि अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कौन? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर थॉमसन के अकॉर्डिंग मान के चलें, थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग मान के चलें, जिसमें कि ये बताया गया है कि पॉजिटिव चार्ज जो है एटम के पूरे वॉल्यूम में ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, अगर हम ऐसा मान के चलें तो फिर अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल्स सीधे ही निकल जाते हैं बिना गोल्ड फॉइल से
डिफ्लेक्ट हुए। देखिए नेक्स्ट टॉपिक में इसकी हम बात करेंगे, लेकिन अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आप छोटी क्लासेस से पहले भी थोड़ा सा जानते होंगे, इसलिए मैं एक रफ़ आइडिया दे देता हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बेस पे अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सका, जिसकी हम नेक्स्ट टॉपिक में वैसे डिटेल में बात करेंगे। देखिए ये था वो एक्सपेरिमेंट, अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। थिन गोल्ड फॉइल है, इस पर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग की गई है और मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल्स, ये बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स है। बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स जब थिन गोल्ड फॉइल पर बॉम्बार्डिंग की जाती है तो मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो सीधे ही निकल जाते हैं बिना डेविएट हुए, जिनके लिए एंगल ऑफ स्कैटरिंग, एंगल ऑफ डेविएशन बहुत कम होता है, 0 के आसपास होता है, 1 डिग्री से लेस ही होता है। बहुत कम अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर डेविएट होते हैं, इट मीन्स बैकवर्ड साइड में आते हैं वापस। देखिए बताया 8000 में से कोई एक अल्फ़ा पार्टिकल ही आएगा और वापस जिस डायरेक्शन से आया था अल्फ़ा पार्टिकल उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगा कोई 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स में से कोई एक अल्फ़ा पार्टिकल। तो अगर ऐसा पॉसिबल तभी है जब पूरा पॉजिटिव चार्ज, एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज किसी एक ही पॉइंट पर किसी स्मॉल वॉल्यूम के अंदर कॉन्सनट्रेट हो, तभी अल्फ़ा पार्टिकल जो कि खुद पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है वो न्यूक्लियस, जिसमें कि हम पॉजिटिव चार्ज बता के चले तो न्यूक्लियस जो है उसका साइज बहुत कम होना चाहिए। इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत छोटे से वॉल्यूम में होना चाहिए, पूरे एटम के वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। अगर पूरे एटम के वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता तो फिर ये जो 180 डिग्री वाली पोजिशन है ये देखने को नहीं मिलती, जिसको हमने यहाँ बोला भी है। देखिए The fact that only a small fraction of the number of incident alpha particles rebounds back indicates, बहुत ही कम वापस आते हैं। मैंने बताया 20,000 में से कोई एक ही आ पाता है, इसका मीनिंग ये हुआ 20,000 में से कोई एक ही आता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि एटम के इनसाइड पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत छोटे से वॉल्यूम में है, तो उस छोटे से वॉल्यूम की सिध में जो अल्फा पार्टिकल जाएगा, क्योंकि वो जो छोटा सा वॉल्यूम है उसके अंदर हम पॉजिटिव चार्ज बता के चल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव, उस छोटे से वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव बॉडी में रिपल्सन होगा, रिपल्सन के कारण ही ये वापस उसी पाथ पर जाएगा। तो बहुत कम नंबर में अल्फा पार्टिकल्स का अपने पाथ पर डेविएट होना इस बात की और इंडिकेशन है कि पॉजिटिव चार्ज जो है एटम में, एटम के सेंटर पर एक छोटे से वॉल्यूम में ही होता है, पूरे वॉल्यूम में नहीं होता है। और भी इस टॉपिक में आप देखेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की जो फेलियर है, जो ड्रॉबैक्स हैं वो। तो देखिए ये मॉडल कब तक वैलिड रहा, ये मॉडल तब तक वैलिड रहा जब तक रदरफोर्ड ने अपना अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नहीं किया। फिर 1911 में रदरफोर्ड ने अपना अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेस पे अपना एटॉमिक मॉडल दिया। उसके बाद में थॉमसन एटॉमिक मॉडल रिजेक्ट हो गया। क्लियर है? तो इस टॉपिक में हमने किसकी बात की है? थॉमसन एटॉमिक मॉडल की बात की है, प्लम पुडिंग मॉडल की बात की है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसके बेस पे फिर रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया है। क्लियर है? थैंक यू।